देखिए, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे और हम लोग अभी ये डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि पार्टीज टू सूट क्या है, यानी कि कभी भी कोई सिविल सूट फाइल करने के पहले हमें सबसे पहले क्या चाहिए, व्हाट वी रिक्वायर्ड, सबसे पहले क्या चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें पार्टी पता होना चाहिए कि भाई किस पार्टी के खिलाफ केस फाइल करना है, कौन उसमें कौन केस फाइल करेगा, किसके खिलाफ केस फाइल करना है, ये सब। ये तो केस जब हम फाइल करते हैं तब पता चलता है, रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडिस, ये सब तो बात की चीजें आती हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, पार्टीज टू सूट, यानी सूट के लिए कौन कौन पार्टी बनेगा वो, यानी ऑर्डर वन। एक बार सूट के लिए पार्टी मिल गया अपने को, कौन कौन केस फाइल कर सकता है, किसके खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है, ये अपने को पता चल गया। मिस ज्वाइंटर, नॉन ज्वाइंटर, सबके बिहाफ में केस फाइल करना है, रिप्रेजेंटेटिव सूट, ये सब पता चल गया अपने को। तब उसके बाद आता है कि जब हम सूट फाइल करते हैं तो सूट की फ्रेमिंग कैसे करनी है। दैट इज कॉल्ड फ्रेमिंग ऑफ सूट। तो हमें सूट की फ्रेमिंग के बारे में बात करनी होती है। तो हम अब क्या करेंगे, सूट की फ्रेमिंग करेंगे। सूट का फ्रेमिंग करना क्या होता है, ये ऑर्डर टू में बता दिया हम लोगों ने। डिस्कस कर लिया कि ऑर्डर टू रूल टू क्या कहता है या ऑर्डर राइट। टू रूल वन क्या कहता है। तो हम लोग ऑर्डर टू की बात कर चुके हैं। ओके। ऑर्डर टू में बहुत सिंपल सी बात है कि हम सूट की फ्रेमिंग ऐसे करेंगे ताकि जो होल ऑफ द क्लेम है, वो सारे के सारे क्लेम या जो सारे के सारे रिलीफ है, एक ही बार हमें कोर्ट में बता देना है। उसको हमें ओमिट नहीं करना है या रिलिंक्विश नहीं करना है। अगर हमने ओमिट या रिलिंक्विश कर दिया तो फिर दोबारा से हम उस मैटर को, यानी कि सो कॉल्ड जो हमने रिलीफ या क्लेम छोड़ा था, रिलिंक्विश किया था या ओमिट किया था, हम उसको दोबारा से फर्दर किसी नए सूट में ला नहीं सकते हैं। तो हमने अब दो बड़े मेजर काम कर लिए। हमने सूट का पार्टी ढूंढ लिया, किसके खिलाफ केस फाइल करना है। हमने दूसरा मोटा बड़ा काम कर लिया, जिसमें हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हमें सूट की फ्रेमिंग कैसे करनी है। ये हमने दो काम कर लिए। अब एक बार ये दो काम हो गया तो भाई ये पहले डिसाइड करना होगा कि अब सूट जो है, अगर हम केस फाइल करेंगे तो केस में जाएगा कौन, केस में कौन प्लीडर बन सकता है, प्लीडर किसको बनाएंगे, यानी कि केस में जो पैरवी करने की बात हम लोग कहते हैं, वो कौन पैरवी करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट बहुत शानदार दिया है। इन्होंने कहा है, यहाँ पर कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स, बस इतना ही लिख के छोड़ दिया है। तो ये हमेशा अधूरा रहता है टाइटल, ठीक है, इसके लिए इसके पीछे नहीं पड़ना है। इसमें हमेशा अगर एक बात ध्यान रखनी है कि भाई केस में पैरवी कौन कर सकता है, तो यहाँ पर मोटे तौर पर तीन लोग होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केस में पैरवी कौन कर सकता है, तो तीन लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं। ठीक। इसमें कहते हैं कि भाई अपीयरेंस के लिए, यानी कोर्ट में अपीयरेंस के लिए या एप्लीकेशन मूव करने के लिए, एप्लीकेशन मूव करने के लिए कम से कम यहाँ पर तीन लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। वो तीन लोग कौन कौन से हैं, एक तो जो पार्टी है, वो पार्टी हिमसेल्फ। जो पार्टी है वो खुद से जाकर के कोर्ट में अपीयर कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। देखिए, थोड़ी सी छोटी छोटी जानकारियां ले लीजिए। कोर्ट में प्रैक्टिस करना अलग बात है, पैसे छाप लेना अलग बात है, नॉलेज होना अलग बात है। बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो अच्छा पैसा कमाते हैं, काम भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार उनको अंदर से फील होता है कि चलो मैं तो कैसे पैसा कमा रहे हैं वो पता चलता है उनको। मतलब अर्निंग इज समथिंग डिफरेंट बट लर्निंग इज समथिंग डिफरेंट। जब आपके अंदर नॉलेज होगा तो फिर आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, सचमुच का मेहनत का पैसा आ रहा है। बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट में हम लोग प्रैक्टिशनर देखते हैं जो ऊपर ऊपर से प्रैक्टिस होती है, इन डेप्थ प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम। जैसे ट्रायल का मैटर हो गया तो उसमें इन डेप्थ प्रैक्टिस हो जाती है। हाई कोर्ट में हियरिंग का मैटर होता है तो उसमें इन डेप्थ प्रैक्टिस होती है। रिट का मैटर होता है उसमें इन डेप्थ प्रैक्टिस होती है। मिसलेनियस पिटिशंस होते हैं उसमें इन डेप्थ प्रैक्टिस होती है। अगर बेल हुआ तो बेल में तो कोई इन डेप्थ प्रैक्टिस नहीं होती है, इन जनरल मैं बता रहा हूँ। बेल में कभी भी इन डेप्थ नहीं होता है। भाई या तो बेल होगी या तो नहीं होगी, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स, कि भैया उसने कौन सा अपराध किया है, किस सेक्शन के अंदर किया है, किस एक्ट के अंदर किया है, उसको देख करके। ये सबको पता है कि भाई अगर रेप का मामला है तो 99.9% नहीं मिलेगा। मर्डर का मामला है तो चलो 98% चांस है कि नहीं मिलेगा, बट 2% ही चांस कि मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अगेन फैक्ट्स। तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, ये प्योर टेक्निकल बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, शुद्ध टेक्निकल। और ये टेक्निकल ही करना पड़ेगा और इसको मैं इन जनरल बताऊंगा समझने के लिए, एकदम जनरल, ठीक है। तो जब कभी भी हम कोई सूट फाइल कर चुके हैं, हमारा सब कुछ रेडी है और हम अब केस फाइल कर रहे हैं, तो अब कौन करेगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि अपीयरेंस के लिए पार्टी हिमसेल्फ जा सकती है, या उसके तरफ से कोई जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट होता है उसको हम भेज सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट वो जा सकता है,
या तीसरा ऑप्शन हमारे पास है, दैट इज प्लीडर्स। ये तीन लोग में से कोई भी जा सकता है। पार्टी हिमसेल्फ तो समझ में सीधा आ रहा है कि भाई प्लेंटिफ है तो प्लेंटिफ, डिफेंडेंट है तो डिफेंडेंट। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट का मतलब क्या है, या ऑथोराइज्ड एजेंट भी इसको बोलते हैं, इसको कहीं कहीं ऑथोराइज्ड एजेंट ही बोलते हैं। दिल्ली में मोस्टली ऑथोराइज्ड एजेंट बोला जाता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऑन बिहाफ आ गया, बैंक के ऑन बिहाफ कोई आ गया, तो वो सबको बोला जाता है ए आर शॉर्ट में। अगर आप दिल्ली में कभी प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर शॉर्ट में बोलते हैं ए आर। ए आर का मतलब हो गया ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ये बोलते हैं। ऑथोराइज्ड एजेंट नहीं बोलते, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, सिंपल। अब ये क्या होता है ना, मैं आपको दोनों चीज़ें लैंग्वेज बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिस में होता है वो, और जो यहाँ आपको सीपीसी में टेक्स्ट बुक में लिखा है या बेयर एक्ट में लिखा है वो, ठीक है। प्लीडर में तो कुछ करना नहीं, प्लीडर तो सबको पता है कि प्लीडर कौन होता है। प्लीडर वो पर्सन होता है जो इंटाइटल्ड होता है अपीयर करने के लिए और किसी कोर्ट में जाकर के अपीयरेंस लगाता है। इसमें एडवोकेट आते हैं, वकील आते हैं, हाई कोर्ट के अटॉर्नी आते हैं। प्लीडर का जो डेफिनेशन है, अगर आपको ध्यान में है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेक्शन 2 का 15 नंबर क्लॉज में, यानी सब सेक्शन 15 या क्लॉज 15 में आपको प्लीडर्स की डेफिनेशन मिलती है। प्लीडर्स नहीं, प्लीडर की डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। तो मोटी बात क्या निकल के आई कि अपीयरेंस या एप्लीकेशन, अपीयरेंस या एप्लीकेशन कौन मूव कर सकता है, अपीयरेंस में कौन आ सकता है, एप्लीकेशन कौन मूव करेगा, पार्टी हिमसेल्फ नंबर 1, रिकॉग्नाइज्ड या ऑथोराइज्ड एजेंट, या नंबर 3 प्लीडर्स। अब ये जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ये कहाँ पर दिया हुआ है, सिंपल अगर उठा लें तो ये जब आप पढ़ेंगे ना इसमें, तो यहाँ पर ऑर्डर 3 रूल 1 में ही सब कुछ मेंशन है। एनी अपियरेंस, यहां से उठा लेते हैं, एनी अपियरेंस और कॉमा एप्लीकेशन और एक्ट इट इन और टू एनी कोर्ट रिक्वायर्ड और ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड और डन। अब यहां से क्लियर है, अपियरेंस के लिए, अपियरेंस के लिए बात कर लें तो एनी अपियरेंस, या कोई एप्लीकेशन मूव करने के लिए, या किसी एक्ट के लिए, एक्ट इन और टू एनी कोर्ट, एक्ट इन और टू एनी कोर्ट। सो तीन काम बता दिए, अपियरेंस हो सकता है, एप्लीकेशन फाइल करना हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए किसी कोर्ट में रिक्वायर्ड और ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड और डन बाय हुम, तो बाय ए पार्टी। देखिए साफ साफ लिखा है बाय ए पार्टी, तो यहाँ पर पार्टी मैंने लिखा है, पार्टी हिमसेल्फ तो पार्टी आ गया, बाय ए पार्टी इन सच कोर्ट कॉमा में एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स बी मेड और डन बाय द पार्टी इन पर्सन। इन पर्सन भी आ सकता है, वही बात, पार्टी का मतलब पार्टी इन पर्सन, और बाय हिज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और यहाँ पर बाय ए प्लीडर 3। अपियरिंग, अप्लाइंग और एक्टिंग, यही बात यहाँ पर भी आई थी, अपियरेंस, अप्लीकेशन और एक्ट। तो अपियरिंग, अप्लाइंग और एक्टिंग एज द केस में बी ऑन हिज बिहाफ, प्रोवाइडेड दैट एनी सच अपियरेंस शैल, इफ द कोर्ट सो डायरेक्ट्स, बी मेड बाय द पार्टी इन पर्सन। अगर कोर्ट ने अगर आदेश दिया है कि भाई पार्टी को इन पर्सन ही अपियर करना है, तो इन पर्सन ही आना पड़ेगा। ये कब बात अप्लाई हो रही है, कब लागू हो रही है, ये लागू होती है सिचुएशन में जहां पर प्लीडर आ रहा है। तो जहां पर प्लीडर आ रहे हैं, जहां पर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स आ रहे हैं, तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली मान लिया, कहा कि भाई नहीं, मेरे को तो डायरेक्ट पार्टी को सुनना है, मेरे को पार्टी से बात करनी है, मेरे को पार्टी को एग्जामिन करना है। तो जहां पर पार्टी को एग्जामिन करना है, पार्टी की बात सुननी है, पार्टी से पूछताछ करनी है, तो उस केस में सीधे सीधे तौर पर पार्टी इन पर्सन अपीयर होगी। तो वो पार्ट यहां पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो यहां पर तीन टर्म आ गए, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट हो गया, प्लीडर हो गया, और एक पार्टी हो गया। तीन काम के लिए, वो तीनों काम अगर मैं यहां पर लिख दूं तो यहां पर आ गया अपीयरेंस, एप्लीकेशन, और तीसरा यहां पर आपको मिला है एक्टिंग। तो जो यहां पर लिख दे तो एक्टिंग भी लगा के लिख सकते हैं हम लोग। यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां पर लिख दीजिए एंड एक्टिंग। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, सिंपल सा फंडा है। ओके, अब इसको हम लिख देंगे, ये हो गया हमारा ऑर्डर 3 रूल 1, ऑर्डर 3 रूल 1। So order 3 of the CPC simply deals with recognized agent and pleaders. ऑर्डर 3 रूल 1 ये कहता है अपीयरेंस के लिए, एप्लीकेशन के लिए, या किसी पर्टिकुलर एक्ट को डन करने के लिए, पर्टिकुलर एक्ट को कंप्लीट करने के लिए कोर्ट में पार्टी खुद से, पार्टी हिमसेल्फ, या रिकॉग्नाइज्ड एजेंट या प्लीडर अपीयर कर सकते हैं। सिंपल।
अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग जरा डिस्कस कर लें। ये कहता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट क्या होता है। रिकॉग्नाइज्ड, NIZED, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट किसको कहते हैं? तो अगर इन जनरल अगर कहा जाए, सिंपल वे में बात की जाए, तो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट का कोई भी डेफिनेशन सीपीसी में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। सो देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ द टर्म रिकॉग्नाइज्ड एजेंट इन द होल सीपीसी, कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ओके, नाउ अब यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां पर आते हैं ऑर्डर 3 रूल 2। ऑर्डर 3 रूल 2 कहता है रिकॉग्नाइज एजेंट के बारे में कि रिकॉग्नाइज एजेंट क्या हो सकता है। ठीक, रिकॉग्नाइज एजेंट कौन हो सकता है, ध्यान से पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बताता हूं रिकॉग्नाइज एजेंट किसको कहते हैं। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट आर बेसिकली दोज पर्सन्स जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, हु होल्ड पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। मैं कहीं अलग से नहीं कह रहा हूं, सब कुछ बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। तो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट वो पर्सन होता है जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। सपोज कीजिए मैं एक पर्सन हूं, मेरी उम्र हो गई 65 ईयर्स, तो मैं कहीं नहीं आ जा सकता हूं, तो मैं एक पर्सन को नीचे रख रहा हूं, वो मेरा क्या है, एजेंट है। एंड ही इज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। किसके तरफ से काम करेगा, मेरे तरफ से काम करेगा। तो भाई वो काम करेगा, ये कैसे दुनिया को पता चलेगा? तो आई हैव गिवन हिम पावर ऑफ अटॉर्नी, मैंने उसको क्या दे रखा है, पावर ऑफ अटॉर्नी। सो द पर्सन हु होल्ड्स द पावर ऑफ अटॉर्नी इज बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। या जो वो पर्सन जो कैरी ऑन करता है ट्रेड, वो पर्सन जो कैरी ऑन करता है बिजनेस फॉर द पार्टी। मतलब ऐसे आप कह सकते हैं, सपोज कीजिए मेरा एक बड़ा शोरूम है, गाड़ी का शोरूम हो सकता है, या टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का हो सकता है, किसी चीज़ का हो सकता है। तो मैंने शोरूम खोल दिया, लेकिन मैं शोरूम पे जा नहीं पाता हूँ या जाता नहीं हूँ। तो मेरे तरफ से जो बंदे काम करते हैं, मेरे ऑन बिहाफ में जो बंदे काम करते हैं, उसको भी हम कह सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। बिकॉज हु इज कैरिंग ऑन ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ मी, हु इज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरी तरफ से काम कर रहे हैं वो। सेम सिचुएशन यहां पर गवर्नमेंट के लिए भी होती है। गवर्नमेंट भी किसी पर्सन को ऑथराइज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट बना करके भेज सकती है। जैसे इसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी मिलता है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बैंक की बात करता हूं, तो बैंक में क्या होता है, हम लोग तो भाई बैंक में क्या होते हैं, बैंक के पैनल पर एज ए लॉयर होते हैं। हम बैंक के पैनल पर एज ए लॉयर की तरह काम करते हैं, पैनल पे रखे होते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, और हर काम के लिए पैसे लेते हैं, हर काम के लिए पैसे लेते हैं। अगर समन्स भेजना है उसके लिए पैसे लेंगे, ड्राफ्ट करना है उसके लिए पैसे लेंगे, कहीं जाके कोर्ट में रजिस्ट्री करानी है उसके लिए पैसे देंगे, लोन डिसबर्समेंट कराना है उसके लिए भी बिल बनाएंगे, मिसलेनियस यानी कि जो फोटो स्टेट कराना है उसका भी बिल बनाएंगे। हर चीज का हम लोग बिल बनाते हैं। हमारा मुंशी अगर जा रहा है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, उसका भी बिल बनाएंगे, हर चीज का बिल बनाते हैं हम लोग। ये होता है इसमें काम में। अब हम लोग तो क्या है, हम लोग तो पैनल पर लॉयर हैं। अब लेकिन ये बिल सैंक्शन कौन कर रहा है, ये बिल हम किसको डायरेक्टली भेज रहे हैं, हम भेजते हैं ब्रांच मैनेजर्स को, यानी जिसके थ्रू हम अपॉइंट हो रहे हैं। तो जो ब्रांच मैनेजर होता है उनको सो कॉल्ड जो हेड होते हैं उनके, वो उनको देते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, और वो पावर ऑफ अटॉर्नी ब्रांच मैनेजर लेकर के घूमता रहता है कोर्ट में दिन दिन भर कोर्ट में घूमते रहते हैं। उसको हम लोग कहते हैं ऑथोराइज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। हम लोग बेसिकली कोर्ट में उसको AR ही बोलते हैं, यहाँ हम लोग को पढ़ना पड़ता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। ओके, सो अब यहां पर देखिएगा तो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट का मतलब क्या लिखा है, द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स ऑफ पार्टीज बाय हुम सच अपीयरेंसेस कॉमा एप्लीकेशंस एंड एक्ट्स मे बी मेड और डन आर। क्लियर करता है, 2 बार पढ़ लेंगे समझ क्लियर आ जाएगा। द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स ऑफ पार्टीज, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स ऑफ पार्टीज, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स ऑफ पार्टीज। तो भैया पार्टी का रिकॉग्नाइज्ड एजेंट होता है, और जिसके द्वारा हम अपीयरेंस करवाते हैं, जिसके द्वारा हम एप्लीकेशन मूव करवाते हैं, जिसके द्वारा कोई और एक्ट करवाते हैं, और वो ये सब क्यों करता है, अपीयरेंस मेरे लिए क्यों देता है, मेरे तरफ से एप्लीकेशन क्यों मूव कर सकता है,
मेरे एक्ट क्यों कर सकता है? क्यों? क्योंकि वो पर्सन होल्ड करता है पावर ऑफ अटॉर्नी, और इसमें हम उसको ऑथोराइज करते हैं कि भैया तुम अपीयरेंस लगाओगे, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, या मेरे बिहाफ में एक्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें यहां पर करता है। यानी मैं जो पावर ऑफ अटॉर्नी दूंगा उसमें तीन काम के लिए दे सकता हूं। यहां पर हम अपीयरेंस के लिए देंगे, एप्लीकेशन के लिए देंगे, और एक्ट के लिए देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, हम पावर ऑफ अटॉर्नी बोल करके नहीं बच सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये बताओ रिकॉग्नाइज्ड एजेंट किसको कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सीपीसी ऑर्डर 3 रूल 2 रिकॉग्नाइज्ड एजेंट का मतलब यही होगा। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के साथ एक बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट होता है कि भाई जिस व्यक्ति को हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया वो बंदा रिकॉग्नाइज्ड एजेंट होता है। हमेशा याद रखिएगा कि आप जो पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे एकदम टू बी वेरी स्पेसिफिक देंगे। अगर आपने अपने किसी, कोई प्रॉपर्टी है आपके पास, बड़ा कोठी है, बंगलो है, वटेवर, और आपने उसकी मेंटेनेंस के लिए, देखभाल करने के लिए अगर आपने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है कि भाई उस पर कोई सूट होगा, केस फाइल होगा, तो तुम केस फाइल कर सकते हो। तुमको केस फाइल किसी पर करना है तो तुम केस फाइल कर सकते हो। उसके मेंटेनेंस में जो खर्चा वर्चा होगा वो सब तुम उसको उठाओगे, हम बाद में उसको रीइंबर्स करेंगे। तो जो ये सारा काम के लिए देंगे, लेकिन तुम बंगलों को सेल नहीं कर सकते हो, तुम लीज पर नहीं दे सकते हो, मॉर्टगेज नहीं कर सकते हो, ये सब करने का अथॉरिटी नहीं देंगे। मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि जब कभी हम किसी को रिकॉग्नाइज्ड एजेंट बनाते हैं, उसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, तो बहुत स्पेसिफिकली हमें मेंशन करना होता है कि भैया ये क्या काम करेगा। अगर जरा सा भी एक शब्द चूक हो गई तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ क्या हो जाएगा? वो चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी बेच भी सकता है। अगर आपने लिख दिया एवरी एक्ट, आप किसी पर्सन को पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बनाते हैं और कहते हैं इस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हर एक एक्ट, ऐसा एक डॉक्टर के साथ हो गया। बताता हूँ, एक डॉक्टर साहब थे, बड़े फेमस डॉक्टर थे, और एकदम प्राइम लोकेशन में उनकी प्रॉपर्टी थी। कम से कम उनकी, कह सकते हैं 6 कट्ठा, मतलब लगभग आप ऐसे मान के चलिए लगभग 7,000 स्क्वायर फीट का एरिया होगा। शहर में 7,000 स्क्वायर फीट का एरिया बहुत मायने रखता है। 7,000 प्राइम लोकेशन में। और वो डॉक्टर साहब बेसिकली वो लंदन में प्रैक्टिस करते थे, वो भी इसलिए क्योंकि जब लालू जी का टाइम था तब किडनैप, उनका लड़का किडनैप हो गया था, तो इस वजह से डर के मारे वो बिहार छोड़ के, इंडिया छोड़ के भाग गए और लंदन में प्रैक्टिस करते थे। और यहाँ पर उन्होंने एक बाकायदा केयर टेकर, सो कॉल्ड आप कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, उसको लगा रखा था। और जो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था उसमें ये बात लिखी थी, इंक्लूड ईच एंड एवरी एक्ट्स। अब उस बंदे ने क्या करा, उसको जो बिल्डर लोग होते थे उसको थोड़ा लालच वालच दिया, अपने खेमे में ले लिया। डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हैं? तो लंदन में। उसने क्या करा, प्रॉपर्टी बिचवा लिया पूरा का पूरा। और जब डॉक्टर साहब की नींद खुली तब तक प्रॉपर्टी पूरी उनके हाथ से जा चुकी, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी उनके हाथ से जा चुकी थी। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लिखा ही था भाई, जब पावर ऑफ अटॉर्नी दे तो इंक्लूड्स ईच एंड एवरी एक्ट, तो ईच एंड एवरी एक्ट का इंटरप्रिटेशन निकाल दिया रजिस्ट्रार ने। बोले यार ये सेल भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लीज पर दे सकता है, सेल कर सकता है, मॉर्टगेज कर सकता है, ईच एंड एवरी एक्ट में सब कुछ इंक्लूड हो गया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, जब कभी किसी को हम पावर ऑफ अटॉर्नी दें तो हम उसको स्पेसिफिक बताएं कि तुम ये करोगे, ये तुम नहीं करोगे। तुम प्रॉपर्टी का देखभाल करोगे लेकिन बेचोगे नहीं, सेल नहीं करोगे, मेंटेनेंस नहीं, मेंटेनेंस करोगे, मॉर्टगेज नहीं दोगे, लीज नहीं दोगे, ये सब नहीं करोगे। ओके। सो हमारे लिए रिकॉग्नाइज्ड एजेंट का कॉन्सेप्ट कहां पर मिलता है? रिकॉग्नाइज्ड एजेंट का कॉन्सेप्ट मिलता है ऑर्डर 3 रूल 2 में मिलता है। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट का मतलब सीधा है, वो पर्सन जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो पर्सन जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी, कहा गया, पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्ड करता है। और ये पावर ऑफ अटॉर्नी सीपीसी कहता है कि हम तीन काम के लिए ही देंगे, याद रखिएगा, ये जरूर बता रहे हैं आपको। पावर ऑफ अटॉर्नी तो देंगे तो किसी भी काम के लिए दिया जा सकता है भाई, बीवी बच्चे की देखभाल के लिए भी दिया जा सकता है, माइनर की देखभाल के लिए, कुछ भी काम के लिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे। लेकिन यहां पर सीपीसी कहता है स्पेसिफिक तीन काम के लिए देंगे। अगर ये तीन काम के लिए किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी आप देते हो तो उस बंदे को आप रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कहोगे। उसमें एक काम क्या है? अपीयरेंस। दूसरा काम क्या है? एप्लीकेशन मूव करना। और तीसरा काम क्या है? एक्ट। यही तीन काम के लिए दे रहे हो। अगर ये तीन काम के लिए किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया तो वो पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कहलाएगा एज पर सीपीसी ऑर्डर 3 रूल 2। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं इसके आगे, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहेंगे सो कॉल्ड प्लीडर।
अभी हम प्लीडर की बात कर लेते हैं। प्लीडर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय प्लीडर? तो प्लीडर का तो कुछ करना नहीं है। प्लीडर का आपको बस दो चीजें याद रखनी है। प्लीडर का डेफिनेशन आपको याद रखना है। तो यहां पर देखिए सेक्शन 215 प्लीडर का डेफिनेशन यहां दिया हुआ है। प्लीडर के अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो अपॉइंटमेंट अपने को मिलता है ऑर्डर 3 रूल 4, यहीं पर मिल रहा है। ऑर्डर 3 रूल 4। लेट्स सी, प्लीडर किसको कहते हैं? प्लीडर शब्द का सीधा मतलब होता है अ पर्सन हु कैन प्लीड। अब प्लीड कौन करेगा? जिसको अथॉरिटी होगी। द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। अ पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर पर्सन इन कोर्ट। अनदर पर्सन, प्लीडर वो पर्सन होता है जो दूसरे के लिए बहस करता है, जो दूसरे के लिए प्लीड करता है, जो दूसरे के लिए अपीयर करता है, अपने लिए नहीं करता, उसको हम प्लीडर कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी वकील साहब का अपना खुद का केस हो तो ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए प्लीडर, उसको हम प्लीडर नहीं बोल देंगे। जो दूसरों के लिए अपीयर करे, दूसरों के लिए प्लीड करे कोर्ट में, उसको हम प्लीडर कहते हैं। प्लीडर शब्द के अंदर एडवोकेट आते हैं, प्लीडर शब्द के अंदर वकील शब्द आता है, प्लीडर शब्द के अंदर अटॉर्नी शब्द भी आता है, अटॉर्नी ऑफ ए हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये अपने को कहां मिलता है? सेक्शन 215। अब बात करते हैं किसकी? अपॉइंटमेंट की। देखिए अपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट यहां पर दिया हुआ है अच्छे से डिटेल में। लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 3 रूल 4 अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। देखिए प्लीडर का जो अपॉइंटमेंट होता है, बहुत सिंपल सी बात हम लोग कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं। पहले तो हम लोग को ये नॉर्मली पता नहीं होता है कि हम लोग क्या है। हम लोग अपने आप को सीधे बोलते हैं हम लोग एडवोकेट हैं, बस दैट्स इट। बाकी तो टेक्निकली आप लोग जानते हैं लॉयर का मतलब क्या होता है, प्लीडर का मतलब क्या होता है, मतलब सब में फर्क है। एडवोकेट में क्या होता है, ये सब में फर्क है तीनों शब्दों में। वकील का मतलब क्या होता है, अटॉर्नी का मतलब क्या होता है, सब में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। खैर मुद्दे की बात करते हैं, बाकी इधर उधर नहीं जाना है। इस रूल के तहत रूल नंबर 4, a pleader can be appointed, a pleader can be appointed by a document, and that document is called nothing but it is called वकालतनामा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कुछ नहीं कहते, सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं? वकालतनामा। टेक्निकली हम उसको वकालतनामा ही कहते हैं, बस। तो वकालतनामा के जरिए हम किसी प्लीडर को अपॉइंट करते हैं अपने केस में। अब ये जो वकालतनामा एक बार अगर किसी पार्टी ने दे दिया और उसने बीच में कहीं रिवोक नहीं करवाया, चेंज नहीं करवाया, तो ये वकालतनामा तब तक इन्फोर्स होता है, तब तक इन पावर रहता है, जब तक कि केस का फाइनल डिस्पोजल नहीं होता है। जब तक कि सो कॉल्ड जो क्लाइंट है, जिसने आपको अपीयर, जिसने आपको अपॉइंट किया था, उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, या जब तक जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए, जब तक कि उसने आपको जिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए अपॉइंट किया वो ड्यूरेशन खत्म नहीं हो जाता है। सो 3 सिचुएशन है। वकालतनामा तब तक जीवित रहता है, तब तक इनफोर्स रहता है, जब तक कि केस का सूट का निपटारा ना हो जाए, प्रोसीडिंग खत्म ना हो जाए, जब तक कि प्लीडर या क्लाइंट दोनों में से कोई एक मर ना जाए, उसकी मृत्यु ना हो जाए। नंबर थर्ड सिचुएशन, जब तक कि ये मैटर ओवर ना हो जाए। ये सब यहीं पर है मेंशन हुआ। लेट्स सी, देखिए, नो प्लीडर शैल एक्ट फॉर एनी पर्सन इन एनी कोर्ट। साफ साफ लिखा है, नो प्लीडर शैल एक्ट फॉर एनी पर्सन। नो प्लीडर शैल एक्ट, शैल लग गया तो साफ सुथरा कहता है कि भाई कोई भी प्लीडर एक्ट नहीं करेगा किसी भी पर्सन के लिए किसी भी कोर्ट में, जब तक कि अनलेस he has been appointed for the purpose by such person by a document in writing signed by such person or by his recognized agent or by some other person duly authorized by or made under a power of attorney to make such appointment। तो भाई
कोई भी प्लीडर तब तक किसी भी कोर्ट में किसी भी पर्सन के लिए एक्ट नहीं करेगा, एक्ट नहीं करेगा। यहां अपियरेंस नहीं लिखा है, एक्ट लिखा है। उसके लिए एक्ट तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसका अपॉइंटमेंट एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट के जरिए नहीं किया गया हो। और वो जो डॉक्यूमेंट है वो रिटन होगा, साइंड होगा, रिटन होगा, साइंड होगा उस पर्सन के द्वारा जिसने उसको अपॉइंट किया है, या उस पर्सन के द्वारा जो उसका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट है, या उस पर्सन के द्वारा जिसको की पावर ऑफ अटॉर्नी मिला हुआ है। उसी डॉक्यूमेंट को हम टेक्निकली वकालतनामा कहते हैं। नाउ कमिंग टू द सब रूल 2, एवरी सच अपॉइंटमेंट शैल बी फाइल्ड इन कोर्ट एंड शैल फॉर द पर्पस ऑफ सब रूल 1 बी डीम्ड टू बी इन फोर्स। देखिए कब तक लागू रहेगा, कब तक वो इन फोर्स रहेगा। यहां पर उसका आंसर मिलता है सब रूल 2 में। यानी जो वकालतनामा है उसका जो अपॉइंटमेंट प्लीडर का किया गया है वो कब तक इनफोर्स रहेगा, कब तक वकालतनामा की वैल्यू होती है, तब तक होती है जब तक कि until determined with the leave of the court by a writing signed by the client or the pleader। क्लियर कर रहा है, until determined with the leave of the court by a writing signed by the client or by the pleader। भाई जब तक कि प्लीडर और ये अपने सो कॉल्ड क्लाइंट लिख करके ना कोर्ट को दे दे कि भाई हम चेंज कर रहे हैं। एज द केस में बी फाइल्ड इन कोर्ट, और अनटिल जब तक कि क्लाइंट और प्लीडर डाइज। दूसरा सिचुएशन, जब तक कि क्लाइंट और प्लीडर में से कोई एक ना मर जाए, और अनटिल ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सूट आर एंडेड सो फार एज रिगार्ड्स द क्लाइंट। तो मैंने कुछ अलग थोड़े बताया है, सब कुछ सामने से बताया आपको। सो ऑर्डर 3, रूल 4, सब रूल 2, अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। प्लीडर का अपॉइंटमेंट वकालतनामा के जरिए होता है, और ये अपॉइंटमेंट तब तक वैलिड रहता है जब तक कि दोनों में से किसी एक की मृत्यु ना हो जाए, जब तक कि पूरा का पूरा प्रोसीडिंग खत्म ना हो जाए, या जब तक कि लिखित तौर पर सो कॉल्ड पार्टी कोर्ट में ये ना मेंशन कर दे कि हाँ मैं बदल रहा हूं सो कॉल्ड। ओके, नाउ अब आइए आगे। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सब रूल, सिर्फ सब रूल की बात कर रहा है, यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑर्डर 3, रूल 4, सब रूल 2। ये किसकी बात कर रहा है, ये सब रूल 2 की बात कर रहा है। ऑर्डर 3, रूल 4, सब रूल 2 की बात करता है। द फॉलोइंग शैल बी डिम्ड टू बी प्रोसीडिंग। भाई किसको आप प्रोसीडिंग मानोगे, तो ये सब प्रोसीडिंग का पार्ट है। एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू ऑफ डिक्री और ऑर्डर इन द सूट, तो ये प्रोसीडिंग है, इसको हम प्रोसीडिंग मानेंगे। यानी जब तक ये डिक्री का रिव्यू या ऑर्डर जब तक आ नहीं जाता, खत्म नहीं होता, तब तक सेक्शन 144 के अंदर कोई एप्लीकेशन मूव किया गया, 152 के अंदर किया गया, उसको भी हम क्या मान रहे हैं, उसको भी हम मान रहे हैं प्रोसीडिंग इन द सूट। ये सारे के सारे ओके। नाउ आगे सुनिए, नथिंग इन सब रूल 2 शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज एक्सटेंडिंग एज बिटवीन प्लीडर एंड हिज क्लाइंट द ड्यूरेशन फॉर विच द प्लीडर इज इंगेज्ड। ये मैंने अभी जस्ट आपसे पहले बताया। बाय एज ऑथोराइजिंग सर्विस ऑन द प्लीडर ऑफ एनी नोटिस और डॉक्यूमेंट इशूड बाय एनी कोर्ट अदर देन द कोर्ट फॉर विच द प्लीडर वाज इंगेज्ड। भाई अगर कहीं दूसरे कोर्ट में जाना है तो वहां पर उसको क्या चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट यानी कि सो कॉल्ड वकालतनामा चाहिए ही चाहिए। सो व्हाट इज द सिचुएशन, द सिचुएशन इज वेरी क्लियर कि भाई अगर कोई सूट फाइल करना है, कोर्ट में अपीयरेंस लगानी है, कोई एप्लीकेशन मूव करना है, या अदरवाइज किसी तरीके से एक्ट करना है, तो हमें 3 लोगों में इसकी जरूरत होती है। लॉ कहता है, सीपीसी का कानून कहता है, इंडियन प्रोसीजरल सिविल प्रोसीजरल लॉ कहता है कि 3 लोग हैं जो कि सिविल कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, अपीयरेंस लगा सकते हैं, या एक्ट कर सकते हैं। पहला वो पार्टी खुद, पार्टी हिमसेल्फ, दूसरा रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, और तीसरा और आखिरी बोला गया प्लीडर। प्लीडर का कॉन्सेप्ट कहां है, सेक्शन 2 के 15 में डेफिनेशन है, अपॉइंटमेंट उसका ऑर्डर 3 के रूल 4 में है। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट का कोई डेफिनेशन एज सच नहीं दिया गया है, बट ऑर्डर 3 रूल 2 में बताया गया है कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट वो पर्सन होता है जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। बट पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ 3 काम के लिए होगा। वो कौन कौन से 3 काम है, पावर ऑफ अटॉर्नी में अपीयरेंस, एप्लीकेशन और एक्ट। अपीयरेंस, एप्लीकेशन और एक्ट, सिर्फ 3 काम के लिए, नहीं ट्रिपल ए के लिए ही होगा, चौथे किसी काम के लिए नहीं होना चाहिए।
अगर ये तीन काम के लिए अगर आप किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, देन दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट ऑफ योर्स, आप उसको कह सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन छोटा सा बनता है, दैट इज व्हाट इज सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर। व्हाट इज द सर्विस ऑफ प्रोसेस? देखिए, सर्विस ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस का मतलब होता है भाई सम्मन जारी करना, यानी सम्मन वारंट जो भी है। तो यहाँ पर हम बेसिकली सम्मन्स की बात कर रहे हैं। तो जो भी प्रोसेस की सर्विस होगी, सर्विस मतलब उसको दे देना, उसके हाथ में पकड़ा देना, दैट इज द मीनिंग। सो सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर, तो जब हम प्लीडर को सर्विस करा देते हैं, इसका मतलब पार्टी को भी हो गया। बस इतनी सी बात कही गई है। यहां पर लास्ट में लिखा गया है, देखिए लास्ट लाइन में देखिए, फॉर ऑल पर्पसेज एज इफ, मानो कि द सेम हैड बीन गिवन टू और सर्व्ड ऑन द पार्टी इन पर्सन। यानी अगर प्लीडर के पास पहुंच गया कोई डॉक्यूमेंटेशन, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि भाई सो कॉल्ड उस पार्टी के पास भी इन पर्सन पहुंच गया है। सो ए प्रोसेस सर्व्ड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, ए प्रोसेस सर्व्ड ऑन द प्लीडर of the party or left at the office of the so called pleader or recognized agent। इसका मतलब हम बस ये मान लेंगे कि भैया जो पार्टी इन पर्सन है उसको भी हमने सर्विस कर दी है प्रोसेस की, ये कहना मतलब है। दिस इज द सिंपल मीनिंग, दिस इज द सिंपल पॉइंट जो कि यहां पर आता है। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें से ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, वी कैन लिव इट। जो जरूरी पार्ट आता है, और मोस्टली अगर मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए तो इसमें कुछ है नहीं, बट हाँ एग्जाम के पर्पज से अगर देखिएगा तो ऑर्डर 3 है। ऑर्डर 3 में आपको रूल 1 देखना चाहिए, ऑर्डर 3 में आपको रूल 2 देखना चाहिए, ऑर्डर 3 में रूल 4 देखना चाहिए। सो 1 2 3 भी देखना ही होगा, रूल 3, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, रूल 3, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, रूल 3, ये ऑर्डर यहाँ पर। ओके, नाउ तो यहाँ पर हमारा ये ऑर्डर 3 का पार्ट जो है फिनिश हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे वाला पार्ट की। इसको यहाँ पर करते हैं फिलहाल स्टॉप।